Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. चलिए फटाफट हम लोग आज का क्वेश्चन सीट नंबर 73 शुरू कर लेते हैं। सीट नंबर 73। ठीक है जी, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 यानी कि आपके क्वेश्चंस नंबर 71 से शुरू हो रहा है। लेट्स सी 71 से यहाँ आपके क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। सेवेंटी वन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, जिसे स्कैटर्ड, ठीक है, बिखरी हुई स्कैटर्ड आपके विलेज सेटलमेंट की उपस्थिति की जा सकती है। यहाँ आपके स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर। देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो उत्तर पूर्व के जंगल एवं पहाड़ियों में कोई भी बिखरी हुई ग्रामीण बस्ती हो तो वो एक्चुअली किस जगह पे पाई जाएगी। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो या घने जंगल हो तो वहाँ जो ग्राम होता है यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ होती है, सेटलमेंट होता है, वो क्या है, बिखरी हुई होती है। वो क्या होता है, बिखरी हुई होती है। तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी हमारे भारत में। तो उत्तर पूर्व के जंगल एवं पहाड़ियाँ सही है। ये राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क की बात करें तो राजस्थान में जो बस्तियां हैं ये आपके आपके बिखरी हुई नहीं है। यहाँ घने बस्तियां मिलती है। ठीक है जी। लेकिन उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ में आपको बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है। हिमालय की निचली घाटियां, हिमालय के ऊपरी घाटी में गांव आपके बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन निचली घाटी में काफ़ी मात्रा में गांव, घने गांव बसे हुए हैं। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या होंगे, तो ए होंगे। उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियों में आपको क्या मिलेंगी, तो बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन 71 का सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ए इज योर राइट आंसर। अब राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क कहेंगे तो ये चीज़ें, क्योंकि राजस्थान के शुष्क वाली एरिया में आपको बस्ती जो मिलती है वो घने होते हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी आबादी जो है काफ़ी मात्रा में रहती है। लेकिन उत्तर पूर्व के जंगल और पहाड़ियों की आबादियाँ काफ़ी ही कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए तो उस क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। स्थल मंडल को विभाजित किया गया महाद्वीप और महासागर में। स्थल मंडल को विभाजित क्या किया गया है, महाद्वीप और महासागर में। ठीक है। तो विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इसे भी नहीं किया गया है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर को विभाजित विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा नहीं, ये है आपके महाद्वीपीय, ये देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन विस्थापन सिद्धांत के द्वारा इसे विभाजित किया गया है। किसको, तो महाद्वीप और महासागर को। और ये सिद्धांत किसने दिया है, तो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। और कब दिया है, तो 1912 ईस्वी में। तो ये भी नहीं होगा। आंतरिक और बाहरी कोर को, तो आंतरिक और बाहरी कोर को इस सिद्धांत द्वारा, विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों ही कोर को आप देखेंगे, बाहरी कोर को या बाह्य कोर और क्रस्ट को विभाजित करने वाला विवर्तनिकी सिद्धांत नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये चीज़ें पढ़ी जाती है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। यानी कि विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित इनमें से किसी को नहीं किया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर आपके क्या होंगे? ई होंगे। ई इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, ई आपके क्या होंगे? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये हमारी आकाश गंगा है, ये हमारी आकाश गंगा है और इसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। और ठीक इसके निकट निकट जो आकाश गंगा मिलेगा उसे एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा आकाश गंगा कहा जाता है, जो हमारे पृथ्वी पृथ्वी तो इसी में है, जो हमारे आकाश गंगा से क्या है? निकट है। तो एंड्रोमेडा इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये देखेंगे सीरियस। सीरियस क्या होता है? एक तारा है। यह एक तारा है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह यह सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे सबसे चमकीला सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा है। ठीक है जी, इसे इसे डॉग स्टार देखेंगे। इसे डॉग डॉग स्टार एवं हंटर हंटर स्टार भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से जो जो पृथ्वी से जो पृथ्वी से लगभग लगभग 8.60 प्रकाश वर्ष 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 दूर स्थित है। दूर स्थित है। ठीक है, सीरियस क्या है? एक तारा है और सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा है। इसे डॉग स्टार और हंटर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और यह पृथ्वी से 8.660 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे वेगा। वेगा भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, ये भी एक तारा है और यह लायरा लायरा तारामंडल लायरा तारामंडल का समूह है। समूह है। यह यह पृथ्वी से यह पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है जी, ये भी एक तारा है, वेगा भी। और ये लायरा तारामंडल का समूह है। यह पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, और इसके सही उत्तर क्या होंगे आपके? ये, क्योंकि एंड्रा मेडा आपके क्या है? तो ये आपके मिल्की वे है। मिल्की वे मतलब कि ये एक आकाश गंगा है और दोनों के दोनों क्या हैं? आपके तारे हैं। ठीक है, दोनों तारा के बारे में लिखाया गया। और एंड्रोमेडा सबसे निकटतम स्थित क्या है? आपके आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सबसे निकटतम स्थित आकाश गंगा है। सही उत्तर एंड्रोमेडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को पलवार कहते हैं? तो मृदा पलवार का मतलब होता है इसमें कि नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना।
ये आपके सही उत्तर हो रहे हैं। नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना, ताकि उसकी मृदा को हमेशा उपजाऊ बनाया जा रखे, मृदा जो है नष्ट न हो, खराब न हो। इसीलिए उस मृदा को कार्बनिक पदार्थ से उसके परत को ढक करके रखा जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है मृदा पलवर, जिसे मल्चिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में मल्चिंग कहा जाता है। सॉयल सॉयल मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए कि चाप झील का मतलब होता है ऑक्सबो लेक झील पाई जाती है। तो ऑक्सबो झील का निर्माण हमेशा कहाँ होता है? तो नदी द्वारा होता है। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट कट करके, ये देखेंगे, ये वाला पार्ट कट करके जब अलग हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? झील। यानी कि इसे आप दूसरी मैप में देखेंगे यहाँ, तो ये एक नदी है और ये वाला पार्ट कट करके यहाँ इस प्रकार से क्या बन गया है? तो एक झील बन गया है और इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। और ये क्या है? नदी। यानी कि नदी द्वारा निर्मित झील को कहा जाता है चाप झील। ये एक डायग्राम बनाया गया। ठीक है, ये एक नदी है और ये इतना पार्ट कट करके अलग हो गया, दूसरे डायग्राम में दिखाया गया, और यही आपके क्या बन गए? तो ऑक्सबो ऑक्सबो लेक, यानी कि गोखुर झील। इससे गोखुर झील या चाप झील के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण नदी द्वारा होता है। तो देखते हैं हिम नदों में नहीं, नदी घाटियों में। बिल्कुल सही, बी इज योर राइट आंसर। रेगिस्तान में नहीं, तो क्या आंसर होगा? बी होगा। बी, नदी घाटियों में ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 76 क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कीजिए। स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग, देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जिसे झूम कृषि, देखेंगे झूम कृषि भी कहा जाता है। तो इसमें सही युग्म कौन से हैं देखते हैं। मिल्पा रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे में नहीं है और हमें सही युग्म देखना है। तो ये क्या है? गलत है। लदांग मलेशिया में है ये। और चेना बांग्लादेश में, ये भी चेना भी बांग्लादेश में नहीं है। तो आपके सही उत्तर क्या है? बी है। सही उत्तर इसके क्या होंगे? बी होंगे। मिल्पा कहाँ मिलेगा आपको? तो मैक्सिको, ये मैक्सिको देश में। मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है? मिल्पा, तो ये मैक्सिको में की जाती है। लदांग मलेशिया में की जाती है, ये सही है। चीना बांग्लादेश में नहीं, तो ये कहाँ की जाती है? तो ये आपके श्रीलंका में की जाती है। ये श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, ये बांग्लादेश में नहीं है, ये रोडेशिया में नहीं है, यानी जिम्बाब्वे में नहीं है। तो कहाँ है मिल्पा? मैक्सिको में। चीना कहाँ है? तो श्रीलंका में है। तो ये दो गलत हैं। सही उत्तर क्या है? लदांग है। बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? तो इसमें आपके पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी होती है। क्या चीज में? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए। तो ये एक लंबा सा डिस्कशन हो जाएगा। इसमें हम लोग इसको देखते हैं कि जब भारत में मॉनसून आता है, देखेंगे भारत में जब मॉनसून आता है, बस ये एक यहाँ पर रफ डायग्राम बना करके समझाया जाएगा इसको। ये हमारा हिमालय पर्वत है, और ये है आपका तिब्बत का पठार। ये है तिब्बत का पठार। ठीक है जी, ये है तिब्बत का पठार और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जब मानसून हमारा आता है भारत में, तो वो पवन कौन सी होती है वो देख लेंगे।
जब सूर्य का लंबवत यहाँ होगा, यानी कि मकर कर्क रेखा पर, जब कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत होगा तो इस क्षेत्र में वायु दाब क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा। तो देखेंगे निम्न वायु दाब के साथ में उच्च वायु दाब से ये हो गया हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें जो हैं प्रवाहित होने लगती है, और ये विषुवत रेखा को पार करके इस तरह से प्रवाहित होती है। तो इस पवन को देखेंगे, इस पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही कहा जाता है साउथ वेस्ट विंड, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, किसके कारण, तो कोरियलिस बल के कारण। और कोरियलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो मानसून हमारे भारत में इंटर तो कर गया, लेकिन ज़्यादा एक्टिव यानी कि ज़्यादा प्रभावित कैसे होती है, तो वो देखते हैं कि ये वाली क्षेत्र जो है यहाँ थोड़ा गर्मी बढ़ जाता है, क्योंकि उष्ण काल आ गया है। गर्मी जब बढ़ जाता है तो यहाँ की हवा उठ करके ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर जा करके और ये गिर जाती है, और ऊपर की ओर उठ करके ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी के उपरांत ये कहाँ गिरती है, तो आपके अरब सागर में जब गिरती है तो यहाँ की देखेंगे, यहाँ की वायु दाब को और क्या कर देती है, उच्च कर देती है। तो यहाँ जब वायु दाब उच्च होता है तो इस क्षेत्र में वायु दाब क्या बना रहता है, निम्न बना रहता है। तो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और एक्टिव कर देती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को एक्टिव करने वाली, प्रभावित करने वाली, ठीक है, कौन सी जेट स्ट्रीम होती है, तो इसी को कहा जाता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम किधर से आ रही है, पूरब से आ रही है, पूरब से आती है और वायुमंडल से आती है, यानी ऊपरी भाग से आती है और नीचे की ओर गिरती है कहाँ, तो अरब सागर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। यानी कि देखेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है कि तीन प्रकार की होती है। एक होता है ध्रुवीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होता है। ठीक है, एक होता है आपके पश्चिमी पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, और तीसरी होती है पूर्वी पूर्वी जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब देखेंगे ये पूर्वी जेट स्ट्रीम आपके दक्षिणी दक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सहयोग करती है। ठीक है, और ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम आपके उत्तरी पूर्वी मानसून में सहयोग करती है सहयोग करती है। ठीक है, कौन सा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण हमारे भारत के उत्तरी भाग में अर्थात शिवालिक के दक्षिणी भाग में वर्षा शीतकाल में जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसे पछुआ विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। वही पछुआ विक्षोभ हमारे बंगाल की खाड़ी में इंटर करती है, और वहाँ से वो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल के तट पर शरद काल में वर्षा करती है। उसी को लौटती हुई मानसून कहा जाता है। यानी कि ये पूरी की पूरी टॉपिक जो है आपके मानसून से रिलेटेड है। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग बसंत। थोड़ा सा अंधेरा के कारण कम दिख रहा है। यहाँ देखते हैं इसके सही उत्तर क्या होंगे। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम 77 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पश्चिमी घाट,
पूर्वी घाट, सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ महेंद्रगिरी आपके पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, और महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? तो 1501 मीटर है। ठीक है, और ये पूर्वी घाट पर अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हम देखेंगे तो ये आपके होगा अन्ना मुद्दी, अन्ना मुद्दी। ठीक है जी, और इसकी इसकी ऊंचाई 2695 मीटर होगा। सतपुरा की ऊंचाई देखी जाए तो सतपुरा की ऊंचाई यानी पर्वत श्रृंखला की चोटी का नाम क्या होगा? तो धूपगढ़। क्या होगा? धूपगढ़ होगा, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन महेंद्रगिरी के विषय में पूछा जा रहा है तो उत्तर आपके क्या होंगे? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। नेक्स्ट देखते हैं, गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य चयन करें, चयन करें। यह कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल सही है, ये कर्नाटक राज्य में है। यह घाट प्रभा नदी पर है, यानी घाट प्रभा नदी की सहायक नदी नदी। ठीक है, गोकाक, गोकाक पर ही आपके जलप्रपात हैं। कौन से? तो गोकाक जलप्रपात, ये भी आपके सही है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट होगा, यह ओडिशा राज्य में है, नहीं ये कर्नाटक में है, यानी कि ये क्या होगा? गलत होगा। और इसमें ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इज योर राइट आंसर। डी क्या होगा? आपके सही उत्तर होंगे। इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। 79 का डी आंसर होगा। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में है और यह घाट प्रभा नदी नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है। और घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की, ये देखेंगे कृष्णा, ये देखेंगे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी, सहायक नदी है। कौन सी? घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ऐसे ऐसे बहुत सारे नदियां हैं। जब नदी आपको पढ़ाई जाएगी तो उसमें सभी चीज़ बताया जाएगा। ठीक है जी, सही उत्तर आपके क्या होंगे? डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्र पर चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, समान गहराई वाला, उसे आइसोबाथ कहा जाता है। उसे आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है, आइसोबाथ। ठीक है, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन का मतलब क्या होता है? कि इसमें समान समान लौणता, लौणता को दर्शाया जाता है, को दर्शाया जाता है। ठीक है जी, और आइसोस्लॉग, आइसोस्लॉग में देखेंगे कि यह एक भाषा विशिष्ट, यह एक भाषा विशिष्ट विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है जी, इसमें इसमें शब्दों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण के विषय में, के विषय में अंतर अंतर की जाती है, कि अंतर की जाती है जैसे जैसे भारत में, भारत में प्रयोग की जाने वाली शब्द शब्द न तथा न
ये दो न है। शब्द न तथा न का प्रयोग, का प्रयोग अलग अलग, अलग अलग अर्थों के लिए, अर्थ, अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है आइसोस्लॉग, आइसो आइसोग्लॉस, आइसोग्लॉस। उसी में ये देखेंगे कि यह एक भाषा विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें शब्दों शब्दों का उच्चारण के विषय में अंतर की जाती है। जैसे भारत में प्रयोग की जाने वाली शब्द ना, णा तथा न का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी होंगे, आइसोबात। आइसोबात में समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। कहाँ की? तो समुद्र की, समुद्र की, जल की समान गहराई, समुद्र हो, आपके महासागर हो, तालाब हो, झील हो, नदी हो, तो समान गहराई को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोबार कहा जाता है। ठीक है जी, आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल, कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? नहीं है तो देखा जाए, प्रशांत महासागर की बात कही जा रही है तो जापान, जापान में योकोहामा, योकोहामा ये बंदरगाह है जापान में। जापान प्रशांत महासागर में ही है तो स्थित है? नहीं है, पूछी जा रहा है। संघाई चीन, चीन यानी चीन का पूर्वी तट प्रशांत महासागर से मिलता है, संघाई ये भी है। रियो डी जनेरियो ब्राजील, ब्राजील यानी कि यहाँ पे प्रशांत महासागर नहीं है, क्या है? तो अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है जी। ये ब्राज़ील देश जो है, रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरियो, ये ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील के पूर्वी तट पर स्थित है, अर्थात अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। तो अब देखेंगे प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है तो क्या होगा? बी, बी इज योर राइट आंसर। ये दोनों के दोनों प्रशांत महासागर के तट पर स्थित बंदरगाह हैं, बट रियो डी जनेरियो ये आपके अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित बंदरगाह हैं, ये प्रशांत महासागर में नहीं है। तो बी आपके सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, आपके सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये आपके अंबाला है। ठीक है, अंबाला शहर है। ये आपके कहाँ होगा? तो हरियाणा में। ठीक है, ये आपके कहाँ है? तो हरियाणा में है, हरियाणा में। कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। सही उत्तर आपके अंबाला होगा। ठीक है, अंबाला इज योर राइट आंसर, जो गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर सिंधु और गंगा को अलग करती है, अंबाला से ही आपके देखेंगे ये अंबाला शहर है। ठीक है, और यहाँ से ये नदी, सिंधु नदी आपके इधर चली जाती है और ये नदी जो है हमारी गंगा, वो इधर चली आती है। और यही इसी को मान लेते हैं शहर अंबाला, अंबाला शहर मान लेते हैं। ये देखते हैं अंबाला, तो ये हमारे सिंधु नदी देखेंगे, सिंधु नदी और गंगा नदी को क्या है? उसके जल को विभाजित करती है अंबाला शहर। सही उत्तर आपके अंबाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरे खनन के लिए, हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। सी इज योर आंसर, राइट आंसर। ये कहाँ है? तो साउथ, ये है आपके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश में है, साउथ अफ्रीका देश में स्थित है किम्बरले, और ये हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डायमंड, डायमंड माइंस के लिए प्रसिद्ध है। सी इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द किम्बरले फेमस फॉर? डायमंड माइंस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? कैशलेस द्वीप, कैशलेस द्वीप का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी चीज़ें जो खरीदी जाती है वो कैश से नहीं खरीदी जाती है। वहाँ पे मोबाइल
का यूज़ किया जाता है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब यूज़ किया जाता है, लेकिन कैश का कोई प्रचलन नहीं है, उसे कैशलेस कहा जाता है, ठीक है, कैशलेस कहा जाता है। तो ये द्वीप कहाँ है? तो ये द्वीप मणिपुर में स्थित लोकटक झील में एक द्वीप है, जिसका नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है करंग द्वीप। करंग द्वीप नाम है। और पर उसी द्वीप पर कैशलेस द्वीप, उसी को कैशलेस द्वीप का नाम दिया गया है, जहाँ पर डिजिटल डिजिटल पेमेंट किया जाता है, ठीक है, वहाँ डिजिटल पेमेंट होता है, जैसे मोबाइल से पेमेंट करना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, यूपीआई से, कैश का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो ये कैशलेस द्वीप कौन सा है? तो करंग द्वीप है। और ये करंग द्वीप आपके कहाँ है? कहाँ है? तो लोकतक, लोकतक झील, लोकतक झील में स्थित, ठीक है, लोकतक झील में स्थित स्थित करंग करंग द्वीप, ये कहाँ है आपके? तो मणिपुर में, मणिपुर में। लोकतक झील में ही आपके एक और द्वीप है, जिसे फुंदिस द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो तैरता हुआ द्वीप के नाम से जाना जाता है। और फुंदिस द्वीप पर ही केबुल लमझाओ नामक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, लोकटक, ठीक है जी। लोकटक झील आपके कहाँ होंगे? तो मणिपुर में। सही उत्तर क्या होगा? करंग द्वीप, ठीक है, सही उत्तर आपके करंग द्वीप होंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जल डमरू मध्य स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर? नहीं, ना ही ये अटलांटिक महासागर में है, ना ही ये हिंद महासागर में है, ना ही ये कहाँ आपके तो आर्टिक महासागर में, तो है कहाँ? तो ये है आपके प्रशांत महासागर में। ये झील ये आपके जल डमरू मध्य कहाँ होगा? तो प्रशांत महासागर, ठीक है। टॉरस जल संधि, इसको यहाँ देखा जा सकता है, ये देखेंगे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाया जा रहा है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस जगह पर एक द्वीप है, और यहाँ एक आपको क्या है? द्वीप मिलेगा। चारों तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया द्वीपों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि इस द्वीप का नाम होगा पापुआ पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। और ये आपके क्या होंगे? ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया देश। और ये होगा आपके तास्मानिया आइलैंड होगा, तास्मानिया आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। और इन्हीं दोनों के मध्य एक यहाँ जल संधि है, और एक जल संधि यहाँ है। इस जल संधि को टॉरस टॉरस जल संधि या जल डमरू मध्य कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ जो जल संधि है, इसे बास बास जल संधि बास जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के मध्य स्थित है, ठीक है। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। और ये है कहाँ? तो प्रशांत महासागर में। ये है कहाँ? तो पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, यानी प्रशांत प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है।
ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में जल डमरू मध्य को दिखाया गया है। तो सही उत्तर इसके क्या होंगे होंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इज योर राइट आंसर। यहाँ पर ई आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। कोई नहीं है इसमें, है कहाँ ये, तो प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ प्रशांत महासागर की जिक्र नहीं की गई है, मैंने वहाँ डायग्राम बना दिया है, उसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से नदी दामोदर की सहायक नदियाँ है। नदियाँ है, बाड़ाकर, ये बाड़ाकर है, बोकारो भी है, कोनार भी है। ये सभी के सभी नदियाँ इसी की सहायक नदी है। किसके, तो दामोदर नदी की। तो देखेंगे दामोदर नदी को, ये दामोदर नदी यहाँ से निकली और ये जा कर के हुगली में मिल गई। एक नदी ये है, दूसरी नदी ये है, तीसरी नदी, ये चौथी नदी, ठीक है, और ये पांचवी नदी। ये आपकी कौन सी नदी है, तो दामोदर, ठीक है, दामोदर, ये दामोदर नदी है। ठीक है जी, दामोदर नदी की सहायक नदी ये होगी आपके बोकारो। ठीक है जी, ये बोकारो। ये नदी होगी जमुनिया, जमुनिया, जमुनिया नदी। और ये नदी आपकी हुगली है। हुगली नदी में ही दामोदर नदी जाकर मिल जाती है। ये कोनार नदी होगी, कोनार, कोनार नदी। ये नदी बड़ाकर होगी, बड़ाकर, बड़ाकर नदी होगी। और ये रूप नारायण, रूप नारायण, रूप नारायण नदी होगी। ठीक है, ये सभी नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की। और ये आपकी हुगली नदी है। और हुगली नदी, हुगली नदी आप डेल्टा का निर्माण करती हुई कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। ये आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कौन गिर जाती है, हुगली नदी। और हुगली नदी आपको पता है कि ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। और ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उसी में आकर के आपके कौन सी नदी मिल जाती है, दामोदर नदी। और ये है आपके छोटा, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग से दामोदर नदी की उत्पत्ति होती है और ये आकर के हुगली नदी में मिल जाती है। और इन्हीं नदी की ये सब के सब सहायक नदियां हैं जो यहाँ दिया हुआ है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही बताना है, तो ये डी क्या होगा, आपके सही उत्तर होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, सारा डायग्राम वहाँ बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। भारत के पारंपरिक जल संरक्षण संरचना सिंचाई पद्धति में दीघी निम्न में क्या था, दीघी निम्न में क्या था, तो देखते हैं। सीढ़ीदार कुआं नहीं, छोटे चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था, यही आपके सही है। तालाब जिसका निर्माण बोडो, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता था, ये बोडो, बोडो जनजाति आपके असम की जनजाति है, तो ये भी नहीं। दिघी का मतलब होता है छोटे चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था, उसी को कहा जाता था दिघी। ठीक है जी, दिघी कहा जाता था। बी आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्न में किस देश को थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, ये भूटान को कहा जाता है। थंडर ड्रैगन भूटान दिया हुआ है ऑप्शन, देखेंगे। बी इज योर राइट आंसर। थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है किस भूमि को, तो भूटान के भूमि को जाना जाता है थंडर, थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। ठीक है, किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके क्या है, वेदांतागलन, अच्छा, वेदांतांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपके कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक में है ये। ठीक है जी, कर्नाटक में है। वेदांतांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में। ठीक है, फेमस है ये। 89 का बी होगा आपके कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग
यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत हैं। क्या है तो देखा जाए, प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान, नहीं वो तो विंध्यन होगा, विंध्यन चट्टान प्री कैम्ब्रियन युगीन विंध्यन चट्टान है। विंध्यन चट्टान आपको कहाँ मिलेगा, तो रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। ठीक है, ये आपके सही उत्तर होंगे। धरवाड़ आपको मिलेगा, छोटा नागपुर पठार वाला एरिया को धरवाड़ कहते हैं, और ठीक छोटा नागपुर पठार के नीचे में गोंडवाना लैंड का आ जाता है। टर्शियरी आपके हिमालय पर्वत का होगा। ठीक है, टर्शियरी में क्या आएगा आपके, हिमालय, हिमालय पर्वत, पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी आता है आपके टर्शियरी में। और धारवाड़ चट्टान में आपके क्या आएगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और ये विंध्यन चट्टान आपके किधर आएंगे, रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, जिसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के अधिकांश क्षेत्र अच्छा आच्छादित है, आच्छादित है यानी कवर्ड है, कवर्ड है क्या चीज़ से, पहाड़ी मिट्टी से, नहीं रेगुर मिट्टी से, रेगुर को काली मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी हमारे बिहार में, समझ रहे हैं ना, पहाड़ी मिट्टी है लेकिन किधर में थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, वो किधर होगा आपके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में पहाड़ी मिट्टियाँ मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम आपको पश्चिमी चंपारण में ही मिलता है। तो कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा है। बी आपके क्या होंगे सही उत्तर, कछारी को जलोढ़, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल, एलुवियल सॉयल के नाम से जाना जाता है। एलुवियल सॉयल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ कछारी नहीं दिया हुआ, वही जलोढ़ दिया होता तो आप लोग कर लेते। और हिंदी में क्या है कि कछारी दे दिया है और इंग्लिश में एलुवियल दे दिया है। तो एलुवियल आप जानते हैं, लेकिन कछारी बाय द वे आप नहीं जानते, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी देख लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते ही आपको सही उत्तर मिल जाता, जलोढ़ मृदा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा यानी बिहार में लगभग जलोढ़ मृदा कितनी प्रतिशत है, तो 90% जलोढ़ मृदा का विस्तार है। 90% हमारे बिहार में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, यहाँ देखिए नहीं होती, और बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में, ठीक है, तो दक्षिणी मैदान में आपके पैमार प्रवाहित होती है। और पूछ रहा है नहीं, फल्गु आपकी होती है दक्षिणी मैदान में, लेकिन बागमती नहीं होती है, क्योंकि ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ये देखेंगे, ये है गंगा नदी और ये है आपकी बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक की सहायक है आपकी क्या, तो बागमती। ये देखेंगे बागमती, बागमती ये हो गई, और ये आपकी बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, ये आपकी गंगा नदी हो गई। गंगा नदी इधर से देखेंगे, ये आपके क्या हो गए, आपकी दो नदियाँ पैमार और फल्गु नदी हो गई। ये हो गई आपकी फल्गु, ये हो गई आपकी फल्गु नदी। ये हो गई फल्गु नदी और ये हो गई पैमार नदी। ठीक है जी, पैमार नदी गंगा नदी में दक्षिण से मिल रही है और ये उत्तर से मिलने वाली नदी है। ये है आपकी उत्तरी मैदान। ठीक है जी, और ये है आपके दक्षिणी मैदान, बिहार के दक्षिणी मैदान और बिहार के उत्तरी मैदान। बागमती नदी आपको कहाँ मिलेगी, उत्तरी में, लेकिन पूछा क्या जा रहा है दक्षिणी मैदान में, तो ये दोनों आपके हैं, नहीं होती है बागमती। तो सी इज़ योर राइट आंसर, सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है, यह स्थान है, यानी पूछा जा रहा है उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण आपको किशनगंज मिलेगा। ठीक है,
सबसे अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? किशनगंज, क्योंकि उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण आपका किशनगंज होगा, क्योंकि यहाँ बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे पहले मानसूनी वर्षा किशनगंज में ही होता है। तो बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, उत्तरी भाग में मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और गया और पटना आपके दक्षिणी बिहार में है। दक्षिणी बिहार में है, तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी होंगे। बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट को देखा जाए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? कमर्शियल है? नहीं। व्यावसायिक भी नहीं है। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए करते हैं? निर्यातोन्मुखी है? नहीं। जीवन बचाने के लिए, लाइफ जीवनदायी है, जीवनदायी है, लिविंग लाइफ लिविंग है। ना ही हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और ना ही हम लोग कमर्शियल हैं। हम लोग क्या है? लाइफ लिविंग है, जीवनदायी है, यानी बी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बी है, लाइफ लिविंग। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट को देखा जाए, नेक्स्ट को कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? लोकाइन पंस ये आपके पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में मिलेगा ये आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पथुआ में। पथुआ में। ठीक है, पथुआ। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कहाँ? तो पथुआ में। पथुआ में ये एक जूट ट्रेनिंग केंद्र स्थापित की गई है, जहाँ से ये कार्य करना शुरू कर दिया है, पथुआ में। ठीक है, ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो इसमें लोहे की अधिकता होती है, क्योंकि लोहे, ये लेटेराइट मृदा भी क्या होता है? लाल कलर का होता है। तो जो लाल कलर होगा उसमें क्या होगा? आयरन आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये दिखेगा क्या? कैसे लाल दिखेगा। और ये उच्च भूमि पे होता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, वर्षा के कारण निक्षालन होता है और मृदा का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है लेटेराइट मृदा। तो देखेंगे लौह यानी आयरन ऑक्साइड, ये सही उत्तर है आपके। ए इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है इंग्लिश में, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, 97 का आंसर क्या होगा? ये होगा, कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है। अब देखेंगे ये कास्ट कास्ट जो है आपके चूना पत्थर। ठीक है जी, ये चूना पत्थर वाली स्थलाकृति है। स्थलाकृति जिसको क्या है? कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। चूना पत्थर वाले चट्टान को, चूना पत्थर चट्टान को ही कास्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां नहीं, रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान नहीं, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन डोलाइन ये आपका सही है। भूमिगत भूमिगत यानी कि ये चूना पत्थर चट्टान जो होता है उस पे जल पड़ते ही क्या हो जाता है? गड्ढा होना शुरू हो जाता है, होल होना। उसको सिंक होल कहा जाता है। सिंक होल जब बड़ा होता है तो उसे ही डोलाइन कहा जाता है। उसे ही डोलाइन कहा जाता है और डोलाइन के माध्यम से जल अंतर चला जाता है और अंदर जा करके एक गुफा का निर्माण, गुफा यानी कि जल जाने के लिए एक रास्ता का निर्माण कर लेता है। वही कहा गया है भूमिगत भूमिगत गुफाएं। भूमिगत गुफाएं, जैसे सरस्वती नदी के बारे में बताया जाए, जो एक प्राचीन नदी थी, जो गंगा में, यमुना और गंगा और सरस्वती की संगम एक साथ में हुआ करती थी, वो नदी अब क्या हो गई है? भूमिगत नदी हो गई है। अर्थात वो कास्ट स्थलाकृति यानी कास्ट के माध्यम से, यानी कि चूना पत्थर वाले क्षेत्र से ही अब प्रवाहित होती है। किधर? भूमि के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो गए? भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। डोलाइन कास्ट इसी से बनता है, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन का निर्माण
करता है। सबसे पहले सिंक होल का निर्माण होगा, फिर डोलाइन का होगा। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? आपके चूना पत्थर के चट्टानों से। सही उत्तर आपके सी होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, तो ये नदी कौन सी होगी आपकी? तो ये अमेजन नदी होगी। ठीक है, बी, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, ये देखेंगे ब्राज़ील में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है जी, और ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है और इसकी उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है। विक्टोरिया झील से होती है। मिसिसिपी, मिसिसिपी ये यूएसए यूएसए की सबसे यूएसए की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। यह यह विश्व विश्व की विश्व की सबसे बड़ी नदीय 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 तंत्र का निर्माण निर्माण करती है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी नदीय तंत्र का निर्माण करती है। कौन? मिसिसिपी। इसका मतलब होता है कि ये देखेंगे दो नदियां आकर के मिलती है, फिर ये नदी जा कर के डेल्टा का निर्माण करती हुई कहाँ गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में। अब देखेंगे बहुत सारी नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। देखेंगे बहुत सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां। सहायक के उप सहायक नदियां, सहायक के उप सहायक नदियां देखेंगे। ये बहुत सारी सहायक के उप सहायक नदियां, बहुत सारी, यानी कि नदियों की जाल फैली हुई है। और इस नदी की लगभग 1700 देखेंगे, 1700 क्या है? सहायक सहायक नदियां हैं इसकी। तो मिसिसिपी नदी की टोटल यानी कुल सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो 1700 है। तो ये नदी का तंत्र, नदीय तंत्र का निर्माण विश्व का सबसे ज्यादा करती है। तो सबसे बड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी नदीय तंत्र का निर्माण करती है। 1700 इसके क्या है? सहायक नदियां। सहायक उप सहायक इन सबको मिला करके मिसिसिपी नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो 1700 है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है आपके विश्व की सबसे बड़ी नदीय तंत्र का निर्माण करने वाली नदी। और इसे किस प्रतिरूप से जाना जाता है? तो प्रतिरूप होता है इसका वृक्षानुमा प्रतिरूप में ये प्रवाहित होती है। वृक्षानुमा प्रतिरूप है इसका, इस नदी का। बिल्कुल आपको एक वृक्ष की तरह प्रतीत हो रहा होगा। ठीक है, जब प्रतिरूप पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, तो ये वृक्षानुमा प्रतिरूप आपको दिखेगा। ठीक है, डेंट्रिस पैटर्न में है ये, और इसकी विशेषता हो गई। तो इसकी सही उत्तर क्या होगी? बी होगी, अमेजन, ब्राज़ील की नदी। नेक्स्ट आते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो महुआ की पूजा करते हैं। ये लोग महुआ की पूजा करते हैं। महुआ वृक्ष की पूजा आपके संथाल और मुंडा लोग करते हैं, जो झारखंड में, ज़्यादातर झारखंड में रहते हैं। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, बिहार में भी है, लेकिन सबसे अधिक झारखंड में पाए जाएंगे। और ये लोग महुआ को अपना प्रिय पेड़ मानते हैं। उनकी पूजा ये लोग करते हैं। जैसे हम लोग नीम के वृक्ष की पूजा, नीम की बोल रहा हूँ, सॉरी, आपके पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये लोग महुआ वृक्ष के करते हैं। तो देखते हैं, आपके सी होगा 100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सही है? स्थानों और वहां की स्थिति, वहां स्थित उद्योगों के बीच
भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम स्टील इस्पात सही है। बोंगाई बोंगाई गांव पेट्रोकेमिकल असम में है, ये भी सही है। ये आंध्र प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है, देखेंगे ये मध्य प्रदेश, ये आपके आंध्र प्रदेश और ये आपके असम में है। असम में है, तीनों सही। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए फेमस है मध्य प्रदेश में। विशाखापट्टनम स्टील स्टील इस्पात भी है विशाखापट्टनम में, और आपके बंदरगाह के लिए तो फेमस है ही। बोंगाई गांव पेट्रोकेमिकल्स के लिए, जहां रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो डी इज़ योर राइट आंसर। 101 का डी आंसर आपके राइट होंगे। कैस्पियन गल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कैस्पियन गल, ठीक है, तो देखते हैं। लॉरिस कैचिनन, ये एक तरह से क्या है, कैस्पियन गल एक तरह से ये पक्षी है, ये पक्षी है। कैस्पियन गल के नाम से जानी जाती है इस पक्षी को, जो लॉरिस कैचिनन, देखेंगे लॉरिस कैचिनन भी कहा जाता है कैस्पियन गल को। के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह आमतौर पर पश्चिमी के आर्द्रभूमि में पाया जाता है। सर्दियों के प्रवास के दौरान भारत में आती है। लो, ये सही है। इसकी समानता के कारण अंतर करना मुश्किल है स्टेपी गुल के लिए। यह एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, ये आपके सही है। इसकी समानता के कारण अंतर करना मुश्किल है। स्टेपी गुल, एक स्टेपी गुल होती है और एक कैस्पियन गल होता है, ठीक है। तो इन लोगों का अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक ही जैसे दिखते हैं, तो ये भी सही है। यह एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है। लुप्त प्रजाति ने आज भी पाई जाती है, आज भी देखी जाती है और बहुत बार हमेशा आती जाती रहती है। ये कैस्पियन गल हमारे क्षेत्रों में, विशेषकर राजस्थान के उदयपुर वाले एरिया में ये पक्षियाँ आती है। सर्दियों के दिन में उधर से पलायन कर जाती है, ठीक है, सर्दियों के दिन में। अब देखते हैं, इसे हाल ही में पहली बार देखा गया, पहली बार नहीं कई बार देखा गया है, तो ये भी आपके क्या होंगे, गलत होंगे। पहली बार नहीं तो बार बार देखी जाती है। तो 1 और 2 राइट है और 3 आपके क्या है, गलत है। सही क्या है इसमें ये देखना है। तो 1 और 2 क्या है, सही है। ए इज़ योर राइट आंसर। 3 और 4 आपके क्या है, गलत है। ठीक है जी, 102 का ए सही उत्तर होगा। एक प्रकार की पक्षी है। हाल ही में किन शहरों को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है? वैसे भारत का आर्द्रभूमि तो हमारा मेघालय का चेरापूंजी और मौसिम राम को आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ हाल ही में किन शहरों को भारत का पहला, वैसे देखा जाए तो पहले 75 था, अब क्या है, आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है, तो 80 हो गई है। 80वां में कौन सा भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा है, 80वां, वो देखते हैं। उदयपुर और भोपाल, इंदौर और भोपाल, उदयपुर और इंदौर को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया था। ठीक है, अभी कितने हो गए हैं, तो 80 हो गए। और पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किसको किया गया था, तो उदयपुर और इंदौर को किया गया था। उसके बाद होते आपके 75 से अब कितने हो गए हैं, 80, यानी कि 75 हटा देते हैं, 75 को याद नहीं करना है। कितने आर्द्रभूमि हमारे भारत में है, तो 80 है। तो पहला कौन था, तो पहला आपके उदयपुर और इंदौर को पहला भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया था। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आर्द्रभूमि शहर कौन सा है, तो मेघालय में स्थित मौसिम राम है। उदयपुर और इंदौर इज योर राइट आंसर। 103 का नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत
कूनो नेशनल पार्क, ये एमपी में है, कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। पार्क से चीता को मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है? स्थानांतरित सतपुरा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ये गांधी सागर अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपके किधर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। पन्ना भी आपके कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर ये भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और आपके सही उत्तर 104 के क्या होंगे? सी होगा। सी इज योर राइट आंसर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। लांजिया सौरा जनजाति किस राज्य से संबंधित? ये आपके उड़ीसा से। लांजिया सौरा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उड़ीसा से। सी इज योर राइट आंसर, लांजिया सौरा जनजाति उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट देखते हैं, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है, जलोढ़ मृदा, कपास की काली मृदा। ये देखेंगे सी आपके सही उत्तर है। इसे कहा जाता है सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल। ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी। ठीक है, ये इस मिट्टी में क्या है कि जल नहीं होने से दरारें आ जाते हैं, और जैसे इसमें जल यानी वर्षा का जल इसमें प्रवेश करता है इस मिट्टी में, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आप जूत गई हो। ठीक है, अपने आप जो है ना प्लॉथिंग की गई हो, जूत गई हो। ठीक है, उसी लिए इसे कहा जाता है स्वतः कृषि मिट्टी। स्वतः कृषि, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है स्वतः कृषि मिट्टी। ठीक है, सी आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए, 107, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाता है? तो ये बालू के टीले बरखान कहलाता है। ठीक है, बरखान कहलाता है। देखेंगे इसका निर्माण जो है इस तरह का होता है, और ये क्या है? आपके बालू है, और ये अर्ध चंद्राकार होता है, बालू का ढेर है। ठीक है, इधर से क्या है ना, पवन चल रही है, ये पवन की दिशा है, ये पवन है, पवन की दिशा है, और ये इस तरह से अर्धकार टीला बन जाता है। कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में, और इसी को कहा जाता है बरखान। ठीक है, इसी को कहा जाता है बरखान। ब्लो होल, ब्लफ, ये सब जो है आपके कहाँ बनते हैं? तो कास्ट रीजन में, जहाँ पे चूना पत्थर चट्टान होते हैं, वहाँ ब्लो होल बनेगा, ब्लफ बनेगा। ठीक है, और ये आपके कहाँ बनते हैं? आपके बालू के टीले यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, और उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ये आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, निम्न में से किसका तट लाल सागर लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? दोनों से मिलता है, तो ये है यमन, नहीं ओमान, नहीं सऊदी अरब से मिलता है। ठीक है, देखेंगे ये आपके अफ्रीका है, और ये आपके ईरान, ईरान, ये आपके फारस की खाड़ी हो गया, फारस की, ये हो गया आपके लाल सागर, लाल सागर, ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका, और ये आपके हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है जी, यहाँ एक देश मिलेगा, और इसे कहते हैं यमन। ठीक है, एक देश आपको यहाँ मिलेगा,
और इसे कहते हैं ओमान। आप देख पा रहे हैं, ओमान। तो एक सऊदी अरब ही है जो फारस के खाड़ी और लाल सागर से मिल रही है। तो क्या अमन, यमन फारस के खाड़ी से मिल रही है? नहीं, सिर्फ लाल सागर से मिल रही है। या ओमान क्या लाल सागर से मिल रही है? नहीं, सिर्फ फारस के खाड़ी से मिल रही है। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? सऊदी। सऊदी अरब आपके लाल सागर एवं फारस के खाड़ी दोनों से मिलता है। ये मैप से ही हो सकता है। इधर ईरान है, इधर सऊदी अरब है, इधर अफ्रीका है, ये हिंद महासागर है। ये क्या है आपके? तो हिंद, हिंद महासागर है। ये पूरी की पूरी एरिया क्या है? हिंद महासागर है। वो यही फारस की खाड़ी है और ये लाल सागर है। और दोनों तरफ से मिल क्या रही है? तट सऊदी अरब की मिल रही है। एटलस में आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो राइट आंसर आपके क्या होंगे? सऊदी अरब। ठीक है जी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? सबसे कम क्या होगा? नदी द्रोणी। नदी, नदी द्रोणी का मतलब क्या होता है? बेसिन। सबसे कम बेसिन किसका होगा? तो ब्राह्मणी का होगा। ये ब्राह्मणी का होगा। महानदी इसी की सहायक नदी है। सॉरी, ब्राह्मणी की ही सहायक नदी, सॉरी, महानदी की ही सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। और ये है कावेरी नदी। तो ब्राह्मणी को देखेंगे कि ये है हमारी एक नदी, और ब्राह्मणी आकर के यहाँ मिलती है। और ब्राह्मणी की उत्पत्ति आपके कहाँ से होती है? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, पुर पठार से होती है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? तो महानदी है। और यही नदी आपकी क्या है? तो ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी है। तो इसकी बेसिन क्या है? बड़ा है ना। और यही आकर के मिल जाती है। तो सहायक नदी है किसकी? महानदी की। और अपने आप में कावेरी एक बहुत बड़ी नदी है। महानदी भी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन ये ब्राह्मणी एक सहायक नदी है। तो इसका बेसिन अर्थात द्रोणी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो गए? ब्राह्मणी। ए इज योर राइट आंसर। यहाँ बनाया गया है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छोटा नागपुर पठार से ब्राह्मणी नदी की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मणी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए। भारत में खेती के आदिम रूप, आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आदिम रूप के लिए, खेती के आदिम रूप यानी कि वही हो गया झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये देखेंगे वेबर, ये यूज किया जाता है। ये वेबर आपको कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में मिल्पा। मिल्पा भारत में, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो देखेंगे वेबर भी किया जाता है, पामा डाबी भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन सी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मिल्पा जो है, ये मिल्पा जो है ये आपके मैक्सिको में किया जाता है। मैक्सिको देश में किया जाता है। वेबर आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में किया जाता है। और पामा डाबी, पामा डाबी आपके, ये आपके ओडिशा में, सॉरी, इसको ये ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा में एक ब्रिंगा नाम से भी जाना जाता है। ब्रिंगा। ठीक है, पामा डाबी कहा जाता है, ब्रिंगा भी कहा जाता है ओडिशा में। और ये सब आदिम रूप के लिए निम्नलिखित, आदि रूप, सॉरी, खेती के आदिम, आदिम रूप है। पामा डाबी कहाँ है? ओडिशा में। वेवर कहाँ है? एमपी में। लेकिन मिल्पा कहाँ है? मैक्सिको में। तो भारत के बारे में पूछ रहा है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ए और बी किया जाता है, मिल्पा नहीं किया जाता है, वो मैक्सिको में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इज योर राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए, आपके डी क्या होंगे? राइट आंसर होंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपके 40 क्वेश्चंस क्या हो गए? हम लोग के ख़त्म हुए। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं।